Hello students, you're most welcome in our YouTube चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 10 साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और आपकी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स अक्सर पूछते हैं। वो क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि एक वाइट लाइट किस तरह से 7 कलर कंपोनेंट में डिस्पर्स हो जाती है और एक रेनबो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आज ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काफ़ी कॉमन है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। You must have seen the appropriate the spectacular color in a rainbow। आपने जरूर देखा होगा ये ढेर सारे जो कलर्स हैं रेनबो में, अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। यू कुड द वाइट हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। तो आप कहोगे कि सर सन का जो सनलाइट का जो कलर है, धूप का जो कलर है वो तो येलो होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सन की जो लाइट होती है, जो धूप होती है, वो एकदम वाइट कलर की होती है, बट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो ये फिनोमेना है उसी की वजह से हमको वो येलो दिखाई देती है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा हो, ठीक है, तो आप इसको आराम से समझ पाओगे। हमारे लास्ट वीडियो उसी का था। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो इस एक्साइटिंग फेनोमेना। जो हमारा ये इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, इंक्लाइंड होता है ना ऐसे प्रिज्म, वो हमें ये फेनोमेना दिखाता है। ठीक है, कैसे दिखाता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या लिया था, इसको बोलते ही है न्यूटन्स डिस्क। एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या लिया था, एक डिस्क लिया था। क्या लिया था? डिस्क। और उसमें 7 कलर कंपोनेंट क्या किया था, ऐसे उसमें 7 कलर की स्ट्रिप्स लगाई थी। ठीक, तो हमें पता है कि जो एंगल जो एक परफेक्ट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और हमें उसको 7 से डिवाइड करना है। अप्रॉक्स 51 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना पड़ेगा, 51 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, 7 पार्ट मिलेगा। जो 7 पार्टीशन हमको यहाँ पे मिलने वाला है वो मिल जाएगा। और तब हम क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। ठीक है, एग्जैक्ट ये 51 का नहीं है, आप इसको मान के चलिए कि सब इक्वल हैं सारी स्ट्रिप्स। उसके बाद क्या किया उन्होंने, न्यूटन ने इसको 7 कलर से क्या कर दिया, कलर इसमें फिल करवा दिया। कैसे? सबसे पहले हम क्या लेंगे, वॉयलेट। वॉयलेट ले लेते हैं। यहां पे मैं ले लेता हूं वॉयलेट। ये आपका वॉयलेट हो गया। फिर लेते हैं क्या, इंडिगो। फिर लेते हैं क्या, ब्लू। फिर ग्रीन। क्या लेंगे, ग्रीन कलर। फिर लेने वाले हैं हम येलो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या लिया, ऑरेंज कलर। और लास्ट में उन्होंने क्या लिया, एक रेड कलर की स्ट्रिप। ठीक, तो उन्होंने कुछ इस तरह का एक डिस्क बनाया और उसके बाद जब उन्होंने उसको बहुत तेजी से रोटेट किया, जब बहुत तेजी से क्या किया, उसको रोटेट किया, तो उनको वो जो डिस्क दिखाई दी वो किस कलर की दिखाई दी, बिल्कुल वाइट। और इसी से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर कंपोनेंट से बनी हुई होती है।
क्यों? क्योंकि जो न्यूटन की डिस्क थी वो क्या थी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब के मिलने से ही क्या हुई थी? वो बनी हुई थी। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि वो व्हाइट लाइट है। इसको न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं और ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने ही किया था और बताया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगा हो। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी होती है? 7 कलर कंपोनेंट से बनी होती है, जिसका एक्रोनिम क्या है? विबग्योर है। अभी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस होता है सेम ऐसा होता है, वी सबसे नीचे और आर सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक ग्लास प्रिज्म में हम क्या करेंगे? एक व्हाइट लाइट की क्या डालेंगे? बीम डालेंगे। क्या डालेंगे? व्हाइट लाइट की बीम डालेंगे। जैसे ही ये लाइट की रे इधर जाती है, तो अगर इसमें कोई रिफ्रैक्शन ना होता तो ऐसे करते हुए आगे निकल जाती, लेकिन यहां पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो वॉयलेट, फिर उसके बाद इंडिगो, ऐसे करते हुए ये सारे कलर्स हमको दिखाई देते हैं, जैसा कि हमको इसमें दिखाई दे रहा है हमारे इस पिक्चर में। ठीक है, तो आइए हम ये रिफ्रैक्शन अपने यहां पे खुद से करके देखते हैं कि कैसे ये रिफ्रैक्शन शो होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक ग्लास प्रिज्म लेंगे। ठीक, अब यहां पे हमें क्या करना है? पहले एक व्हाइट लाइट को यहां पे ऐसे भेजना है, और अगर ये व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट ना होती तो कैसे होती? ऐसे जाती। ठीक, फिर जहां पर ये रिफ्रैक्ट होती है वहीं पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं ना। तो क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी? टूवर्ड नॉर्मल जाएगी। क्या करेगी? टूवर्ड नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो इस तरह से यहां नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो हमारे पास 7 कलर कंपोनेंट होंगे तभी जा करके ये बेंड होगी। ठीक है, तो हम चलो करते हैं 7 कलर कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ग्रीन, फिर येलो, फिर उसके बाद ऑरेंज, और लास्ट में कैसा होगा? रेड। ठीक है, हमें ये 7 कलर इस तरह से हमको मिल जाते हैं। ओके, लेकिन जो ये हमें 7 कलर्स मिले हुए हैं ये आगे भी जा करके डिस्पर्स तो होंगे ही। ठीक है, तो हम यहां पे इसको ऐसा डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक, काफी टाइम टेकिंग है ये। और लास्ट में हम करते हैं किसको? रेड को। अब अगर आप देखो तो आपको यहां पे बहुत क्लियर चीजें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, प्योर। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये 7 कलर किस तरह से यहां पे डिस्पर्स होते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें और सीखना बाकी है, वो ये चीजें हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जितने भी ये कलर्स हैं इसमें सबसे ज्यादा जो डाइवर्जन है किसमें दिखाई दे रहा है? तो आप देखोगे कि यहां पर जो हमारा वॉयलेट कलर है, वॉयलेट सबसे ज्यादा क्या हो रहा है इसमें? वो अपने रास्ते से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? भटक रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप बताओगे कि सर यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन आप खुद ही देखो, एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा किसका है? एंगल डी
वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ एंगल डी सबसे ज़्यादा किसका है, मैक्सिमम किसका है, तो आप बोलोगे वॉयलेट के लिए, ठीक है, वॉयलेट के लिए। फिर अगर मैं बोलूँ एंगल डी जो है वो मिनिमम किसके लिए है, तो आप बोलोगे सर रेड के लिए। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर चलते हैं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा मतलब वेवलेंथ का होता है सिंबल लैम्डा। लैम्डा किसके लिए ज्यादा है, लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए है, रेड के लिए, और लैम्डा जो मिनिमम किसके लिए है, वो है वॉयलेट के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिली कि अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे एक वाइट लाइट जो है 7 कलर कंपोनेंट में डिवाइड होती है जब वो एक प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल उसकी वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर एक हम लैम्डा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एंगल डी घट रहा है, और लैम्डा की वैल्यू को घटा रहे हैं तो एंगल डी बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे मैंने बताया, ठीक है। अब हमको कुछ फिनोमेना पढ़ना है, जैसे रेनबो तो आपने समझ लिया। अब रेनबो बनने के क्या क्या कंडीशंस हैं कि वहां पे रेनबो बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो रेनबो बन रहा था उसमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहला है कि एक रेन शावर होना चाहिए, मतलब एक बारिश हुई हो और उसमें एक एप्रोप्रिएट साइज़ की छोटी छोटी ड्रॉपलेट हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होनी चाहिए, और जो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। वो ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि लाइट उस पर पड़े और वो इवेपोरेट होकर गायब हो जाए, या इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो गिर पड़े, उनका डाउनफॉल हो जाए। उनका जो साइज़ है इतना एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वहाँ पर वो रुक करके प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकें, ठीक है। फिर जब भी रेनबो बनेगा वो अपोजिट बनेगा किसके, सन के। जैसे सन अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में हमारे क्या बनेगा, हाँ यहाँ पे रेनबो बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखाई गई है कि रेनबो किस तरह से बन रहा है, ठीक। हाँ, आपको रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, यहां पे क्या है, जैसे कलर का जो ग्रुप होता है हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। अब इन्हीं कलर के ग्रुप का स्पेक्ट्रम को हमें रिकम्बाइन अगर करना है तो क्या इसको भी एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने ही किया था। क्या हुआ था, उन्होंने एक पहले लिया था कैसा, सीधा प्रिज्म, और दूसरा कैसा लिया था उन्होंने, इन्वर्टेड प्रिज्म लिया था। कैसा लिया था, इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म लिया था। ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब इन्वर्टेड प्रिज्म लिया, यहां से एक लाइट जब जाती है तो उसमें जो इंसिडेंट रे है यहां पे जो हमें डाइवर्जन दिखाई देता है ऐसा, और ऐसा ही वो आगे की तरफ भी हमें दिखाई देगा इस तरह से, इस तरह से, और फिर ये इस तरह से अंदर और इधर से ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जब एक प्रिज्म हम सीधा सीधा प्रिज्म रखते हैं और इंसिडेंट रे उसमें जाती है लाइट की, वो डिस्पर्स होती है अपने 7 कलर कंपोनेंट में, और वो जो सारे कलर फिर से किसी एक इन्वर्टेड प्रिज्म में जाते हैं तो फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिकम्बाइन होने के बाद जो है आगे की तरफ जब वो रे निकलती है तो फिर से यूनाइट होकर के वही व्हाइट लाइट निकलेगी। कैसी, व्हाइट, जैसे इधर व्हाइट लाइट निकली थी और इधर भी हो जाएगी व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यही चीज हमको यहां पे न्यूटन ने दिखाया था कि उसका रिकॉम्बिनेशन करके हमें। अब चलते हैं कि रेनबो बनता कैसे है। तो जब भी रेनबो बनता है तो कई सारे फिनोमेना एक साथ होते हैं। जैसे यहां पे एक रेन ड्रॉप है, ठीक, एक इंसिडेंट रे सनलाइट की आती है, रेन ड्रॉप में एंटर करती है। रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो उसमें क्या होता है, यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहां पे रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो अंदर की तरफ जाती है इस तरह से, ठीक, और अपने कलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। फिर यहां से रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन।
क्योंकि ये किसकी तरह, लेंस की तरह, सॉरी मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। आपको केवल यहाँ पे इतना ही जानना है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से फिर वापस ये रे इधर की तरफ आती है, क्योंकि ये डेंसर से अब रेयर की तरफ आ रही है और फिर इधर बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पहले क्या हो रहा है, यहां पर पहला रिफ्रैक्शन यहां, दूसरा यहां पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद क्या होता है, फिर से रिफ्रैक्शन होता है और रे बाहर आती है। तब हमें क्या दिखाई देता है, इस तरह से यहां पे हमें 7 कलर के बैंड दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, और तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हमारी आईज को दिखाई देता है ये चीजें। अगला कंसेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हमने एक स्टार को देखा था, हमको स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार के पास अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है, अपना एक लाइट होती है, तो वहां पर हीट भी तो होगा। यहां पर एक जो लेयर होगी वो काफी गर्म होगी, मतलब आसपास का जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा थोड़ा गर्म होगा। ठीक, फिर हम चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कूल डाउन होता जाएगा। वो लेयर कैसी होती जाएगी, हवा की कूल डाउन, या फिर वहां पे वैक्यूम भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं होगा, स्पेस है। फिर यहाँ पे अर्थ है, ठीक वो भी उसका खुद का उसका खुद का एटमॉस्फेयर है। ये भी क्या होता है, बाकी बाहर के एटमॉस्फेयर से थोड़ा गर्म होगा और इधर थोड़ा ठंडा। ठीक, अब यहां पे कोई पर्सन अगर खड़ा हुआ है और वो देखना चाह रहा है स्टार को, तो जो स्टार है वहां से लाइट ट्रैवल करते हुए, क्योंकि स्टार के पास खुद की ओन लाइट होती है, तो स्टार से जो लाइट है वो ट्रैवल करते हुए जब इधर आ रही है, तो उसमें प्रॉब्लम, उसमें बात क्या होती है कि उसको कई लेयर से गुजरते हुए आना पड़ता है। मतलब उसमें बार बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि हमें पता है जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से क्या होती है, थोड़ा सा रेयर होती है, और ठंडी हवा गर्म हवा से क्या होती है, थोड़ी डेंस होती है। तो पहले डेंसर मीडियम रेयर, मीडियम डेंसर मीडियम रेयर, कई ऐसे मीडियम से होकर के वो लाइट पास होकर हम तक आ रही है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में ऐसा हो रहा है, इसलिए उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी वजह से हमको जो ये स्टार है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा कहां दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है, उसको हमें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ओवर द हॉरिजॉन दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है, ये एक्चुअल उसका प्लेस है, और ये एपरेंट स्टार पोजीशन है, मतलब स्टार हमको यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, इसी वजह से हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो स्टार है उसकी एक्चुअल पोजिशन से हमें कैसा दिखाई देता है, वो ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का यही रीजन है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, आइए इसके बारे में समझते हैं। The sun is visible about 2 minutes before the actual sunrise. एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले वो हमें रेड कलर का सन वहां पे दिखाई देने लगता है। एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सनसेट होने के बाद भी वो 2 मिनट के बाद भी हमें दिखाई देता है हल्का हल्का, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका भी रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग द हॉरिजॉन बाय द सन। मतलब जो सन जो है, अर्थ क्या कर रही है, सन का रिवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअल सनराइज क्या होता है, जब हम ये समझते हैं कि एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन बाय द सन, मतलब जो सन का हमारे अर्थ का हॉरिजॉन है उसको जो सन है वो क्या कर दे, क्रॉस कर दे। ठीक है, तो शो द एक्चुअल एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद द रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन। आइए हम यहां पे देखते हैं पहले, ये अगर हमारा हॉरिजॉन है, ठीक, तो जो सन हमारा है वो यहां पे है। ठीक है, और एपरेंट पोजीशन कैसे, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऊपर दिखाई देगा, अभी हमने पढ़ा था, तो हमको सन यहां पे दिखाई दे रहा है। ये रीजन यही है कि हमें एडवांस सनराइज दिखाई देता है, 2 मिनट पहले हमको सन दिखाई देने लगता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द एपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। मतलब जो एक्चुअल सनसेट होता है, जब सनसेट हो चुका होता है उसके 2 मिनट बाद जाकर के वो हमारे क्या होता है, एपरेंटली हमें दिखाई देता है कि सनसेट हो चुका है।
ठीक है। तो ये जो 2 मिनट का टाइम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिले सनसेट बोलते हैं, क्योंकि हमको 2 मिनट के बाद पूरी तरह से सन गायब होता हुआ दिखाई देता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको 2 मिनट तक वो दिखाई देता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसको 2 मिनट लगता है डूब जाने में, मतलब हमको ना दिखाई दे ऐसा होने में 2 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वहां पे हो रहा है। फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क एट द सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फेनोमेना, मतलब कि दोनों सेम फेनोमेना है, मतलब यहां पर जो एडवांस सनराइज हो रहा है या डिले सनसेट हो रहा है, दोनों में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही इन्वॉल्व है, और हमको 2 मिनट का टाइम लगता है उसके एक्चुअल सनराइज या सनसेट को होने में। ठीक है, आगे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? The interplay of light with object around us gives rise to the several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. मतलब sunlight जो है बहुत स्पेक्टिकुलर फेनोमेना हमारे नेचर में शो करती है, जैसे कि हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, हमें गहरे पानी का कलर भी ब्लू दिखाई देता है, जबकि वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिर हमें सनराइज के टाइम पे रेडनेस दिखाई देती है, सनसेट के टाइम पे हमें रेडनेस दिखाई देती है, दोपहर को हमको सन बिल्कुल येलो कलर का दिखाई देता है। ये सारा जो फेनोमेना है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। पिछली क्लास में आपने कोलाइड के बारे में पढ़ा होगा। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर एक स्टेबल सोल्यूशन है, जैसे पानी और चीनी को हमने डिसॉल्व कर दिया, वहां से लाइट हम ऑन करते हैं तो वो लाइट उसमें से होकर गुजर जाती है, लेकिन उसका पाथ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर कोई अनस्टेबल सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने पानी ले लिया, उसमें दूध की बूंदें डाल दें, उसके बाद उसको हम ऑन करेंगे, हमको लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े हैं इसी वजह से। तो सबसे पहला इफेक्ट हम क्या देखेंगे? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेटेरोजीनस मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है? हेटेरोजीनस। यहां पे स्मोक होगा, छोटे वाटर ड्रॉपलेट होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे डस्ट के, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एयर, इतनी चीजें मिली होती हैं। और जब इस पे कोई लाइट की बीम स्ट्राइक करती है इन पार्टिकल्स पे, तो हमको उसका पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। ठीक है, हम तक पहुंचने से पहले कई बार वो रिफ्लेक्टेड होती है। द फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। आपने क्लास 9 में टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा। जैसे आप कभी घर में घर के किसी भी कोने से लाइट अंदर की तरफ सनलाइट आ रही हो, जैसे मान लीजिए ये घर है और यहां पर छोटा सा यहां पे खिड़की है, खिड़की से लाइट अंदर की तरफ आ रही है, तो आपको ये लाइट अंदर जब आती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ब्राउनी मोशन करते हुए, तो वो लाइट का पाथ विजिबल कर देते हैं। एक्चुअली ऐसे सिंपल खुला हुआ लाइट ऐसे सीधे आती तो उसका पाथ विजिबल ना होता। ठीक है, लेकिन जब वो ऐसे कहीं छोटे रास्ते, सकरे रास्ते से निकल करके लाइट आती है, तो रास्ते में जितने भी उसके पार्टिकल होते हैं वो चमक उठते हैं और हमको पूरा का पूरा पाथ दिखाई देता है कि लाइट हाँ यहीं से आ रही है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, Thus the scattering of light make the particle visible। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी वजह से हमें पार्टिकल्स विजिबल दिखाई देते हैं। ऐसा हमको सनलाइट जब आती है डेंस फॉरेस्ट में, कैनोपी में, जैसे मान लो एक लाइट यहां पर हम देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक पेड़ है, अब यहां से सन से लाइट आ रही है, एंटर कर रही है, तो इनके बीच में जो रास्ता होता है वहां से ऐसे लाइट नीचे आती है टिंडल इफेक्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें चमक उठते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट है। तो ये क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई, क्लियर स्काई ब्लू। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था the molecule of air and other fine particle in atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। जो visible light है, जो दिख रही है, उस visible light की wavelength से छोटी size का क्या होता है? उस visible light की जो wavelength होती है, उससे छोटे size के particles होते हैं। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the red end। मतलब जो शॉर्टर वेवलेंथ, आपने स्पेक्ट्रा पढ़ाई है, स्पेक्ट्रा में आपने क्या देखा था कि जो सबसे
स्पेक्ट्रम जब आपने पढ़ा था तो जो सबसे नीचे वॉयलेट लाइट थी और सबसे ऊपर क्या थी, रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, बड़ी होती थी, और वॉयलेट की क्या होती थी, सबसे छोटी। तो वॉयलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू। जो ब्लू लाइट होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है यहाँ पे स्कैटर करने के लिए, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है उससे भी छोटे पार्टिकल्स हमारे पास हवा में सस्पेंडेड होते हैं। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ 1.8 टाइम ज़्यादा होता है किससे, ब्लू लाइट से। दिस व्हेन सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब लाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है, द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर्ड द ब्लू कलर, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ, मोर स्ट्रांगली देन रेड। मतलब जब लाइट पास होती है एटमॉस्फेयर से तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें से जो ब्लू लाइट होती है वो ब्लू लाइट को बहुत ही आराम से स्कैटर कर देते हैं कंपेयर टू, क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेड लाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आई, और यही ब्लू लाइट हमारे आंखों पे क्या करती है, एंटर करती है। इफ द, अगर ऐसा होता कि अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ना होता, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तब कोई स्कैटरिंग भी ना होती, क्योंकि पार्टिकल्स ना होते एटमॉस्फेयर में, फिर स्कैटरिंग भी ना होती, तो हमको स्काई किस कलर का दिखाई देता, ब्लैक कलर का दिखाई देता, डार्क। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जब कोई पैसेंजर एरोप्लेन से बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे उड़ रहा होता है, एरोप्लेन आपका यहाँ पे उड़ रहा होता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे पैसेंजर्स को कैसा दिखाई देता है, वो डार्क दिखाई देता है। ठीक है, स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, क्योंकि ऐसी हाइट पर कोई स्कैटरिंग प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देती। इसी वजह से क्या होता है कि आपको स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है। फिर अगला एक क्वेश्चन है कि डेंजर सिग्नल जो है रेड कलर से क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीजन यही है कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है और वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होगी, जैसे कि वॉयलेट, ब्लू, इन सब से वो ज़्यादा दूर तक कर सकती है। द रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो और फॉग या फिर अगर स्मोक है उसमें भी हमको भी बिल्कुल रेड ही कलर का दिखाई देगा, उसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए हम रेड सिग्नल का यूज़ करते हैं, डेंजर सिग्नल, रेड कलर का यूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए। ठीक है, तो आज हमारा ये वीडियो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।